नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लास इंग्लिश सूत्रा में आप लोग लगातार चीज़ों को देख रहे होंगे, चीज़ों से जुड़े हुए होंगे। और देखिए, ये जो आज जो हमारी जो क्लास है या जिस विषय को लेकर आज हम आपके सामने हैं, वो विषय बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम है यूपी टेट उससे संबंधित है। और यूपी टेट की जिस तरह की एग्ज़ाम का ट्रेंड है, जिस तरह से क्वेश्चंस का उसमें लेवल है या जिस तरह से क्वेश्चंस उसमें पुटअप हो रहे हैं या पूछे जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं बातों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। आज से हम लोगों ने शुरुआत की है यूपी टेट स्पेशल जीएस। अब यूपी टेट स्पेशल जीएस में हम बेसिकली किस तरह से आपके सामने चीज़ों को लाएंगे या किस तरह से आपके सामने चीज़ों को रखेंगे या किस तरह से आपके सामने चीज़ों को बताएंगे, उन बातों पर थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सी चीज़ें जान लेते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि आज से आपकी यूपी टेट स्पेशल जीएस क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो इसीलिए आज आपका डे 1 पहला लेक्चर है। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमने इस यूपी टेट की जीएस को थोड़ा सा अलग वे में कराने का या अलग तरह से कराने की कोशिशें की हैं। उसमें आप लोग आज बताइएगा कमेंट में कि हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा है। दूसरी बात ये है कि अब हमने इसको किस तरह से शुरुआत की है। तो पहली बात ये कि आज ये हमारा पहला लेक्चर है और आज ये पहला लेक्चर हमारा पूरी तरह से यूपी टेट स्पेशल जीएस को फोकस करते हुए है। और आज जो हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारी क्लास आज जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है या प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित है। तो अब इस चीज़ को हमने कैसे किया, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग और समय भी बहुत कम है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपके सामने चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और लाएंगे। तो बात यह है कि हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरह से किया है। वो किस तरह से किया है तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझिए कि हम लोग आपके सामने किस तरह से चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह से चीज़ें थोड़ा सा ठीक रहेंगी। हालांकि हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया है कि आपके लिए थोड़ा सा कुछ बेटर किया जाए। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि वीकली आपको जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयास ये किया है कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमने 2 तरह से चीज़ों को करने की कोशिश या करने की प्लानिंग की है। अब किस तरह से करने की प्लानिंग या किस तरह से चीज़ों को समझने की या बताने की कोशिशें की हैं हमने, तो वो ये है, जो हमारा प्लान है, जो हमारी चीज़ों को करने की जो कोशिश है वो ये है कि वीक में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में आपको आपके यूपी टेट स्पेशल की एसएसटी की जो क्लासेस हैं, एसएसटी की जो वीडियो हैं, यानी कि जो जीएस से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आपको हम लोग प्रोवाइड कराया करेंगे या उससे संबंधित आपके जो लेक्चर हैं वो हुआ करेंगे। दूसरी बात ये है कि फिर यूपी टेट में ही एक आपका पोर्शन है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन। तो 3 दिन हम लोगों ने कोशिश की है कि 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी एसएसटी से रिलेटेड जो आपकी जो सिलेबस है उस पर हम लोग वीडियो आपको लेकर आए करेंगे आपके सामने। दूसरी बात, फिर आपका बचे हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में, यानी कि एक तरह से अल्टरनेट डेज मानकर चलिए, इन 3 दिनों में हम लोगों की कोशिश होगी कि हम आपके सामने ईवीएस, इन 3 दिनों में आपके लिए, आपके सामने ईवीएस की क्लासेस आपके लिए लेकर हम हाजिर हुआ करेंगे। तो इस तरह से होगा क्या कि बहुत सी चीज़ें आपकी, बहुत से आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर होंगे। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके साथ साथ इनको एलेबरेट किया जाएगा, इनको आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझाया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों का जो तरीका है, हम लोगों का जो
बताने का या आपको समझाने का जो स्टाइल है, उस तरह से ही हम लोग इन चीज़ों को आपके सामने या इन क्लासेस को आपके सामने लेकर आएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं कि भाई ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप में से बहुत से बच्चे जो है वो, बहुत से स्टूडेंट्स थोड़ा सा दोनों एग्ज़ाम हालांकि देते हैं, तो पहले हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग प्रॉपर्ली मिसलेनियस चीज़ों को लेकर आपके सामने आएँ कि एक ही वीडियो में आपका हिस्ट्री भी हो, एनवायरनमेंट भी हो, ज्योग्राफी भी हो, जो है आपका जो सिविक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल से, वो भी आपके सामने हो। लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरह से आपके सामने चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा यह प्रयास कैसा है, और ये हमारा थोड़ा सा प्लान है। इस तरह से आपको चीज़ें, यानी कि हफ्ते में 3 दिन, वीकली 3 डेज़ आपको SST की जो आपको वीडियो है वो प्रोवाइड होंगी, और बाकी जो 3 डेज़ हैं उनमें आपको EVS की जो वीडियोज़ हैं वो हम लोगों की कोशिश होगी कि आपको प्रोवाइड कराई जाए। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे आप लोगों का जो सिलेबस है हम उसको लेकर चलेंगे। और आज जो है, आज हम जिस लेक्चर के साथ आपके सामने हैं, तो आज जिस लेक्चर के सामने हैं, हम आपके सामने हैं जिस लेक्चर के साथ, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास पर से संबंधित। तो आज हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। और फिर वही बात एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ कि आज ये हमारा यूपी टेट से रिलेटेड पहली क्लास है, और आज से हमारी यूपी टेट की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, प्रारंभ हो रही हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत तन्मयता से, बहुत मस्ती के साथ चीज़ों को देखिए, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है या कैसा लगा, इस चीज़ को आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए, तो अब पहली बात आती है कि भैया हमारा अब जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है तो वो कहाँ से संबंधित है। तो हमारे क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो हम शुरू करते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में क्वेश्चंस। तो पहली बात ये है, पहला क्वेश्चन आज हमारा है कि बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है। बिहार जो है वो किस धर्म से संबंधित केंद्र है। बिहार जो भारत का जो वर्तमान राज्य है बिहार, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, वो किस धर्म से संबंधित है। तो बिहार जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म का धार्मिक केंद्र है। तो भैया देखिए, बिहार जो है वो किस धर्म का केंद्र माना जाता है या माना जाता था। तो यानी कि किन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो सिखों के लिए, जैन के लिए, सी बौद्धों के लिए, और डी इन सभी के लिए। तो भैया आप लोग एक चीज़ प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, जब हम लोग थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें बौद्धिज्म का जो मेन सेंटर था एंशिएंट एरा में, तो बौद्धिज्म का मेन सेंटर, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र प्राचीन भारत के दौरान वो बिहार था। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा हमसे जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा गलतियाँ, थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ से हो सकती हैं, क्योंकि बिहार केवल बौद्ध धर्म का ही केंद्र नहीं रहा है। बिहार हमारे यहाँ सिखों के लिए भी महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, और बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। अब बात आती है बौद्ध धर्म के लिए, इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो है ये एक तरह से कर्म भूमि थी। जैन धर्म के लिए इसलिए क्योंकि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनकी भी कर्म भूमि बिहार थी। तीसरी बात है सिखों के लिए क्यों थी, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में हुआ था। इसीलिए सिखों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये धार्मिक केंद्र है बिहार। तो बिहार किन 3 धर्मों का धार्मिक केंद्र माना जाता है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो सिख, जैन और बौद्ध। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर है डी, इन सभी के लिए। तो हमारा आंसर है डी, इन सभी के लिए। क्लियर है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, देखिए आपको आज बहुत चीज़ें बहुत बेटर फॉर्म में और बेटर तरीके से मिलेंगी, और हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को निराश ना किया जाए, और जैसा हम लोग जिस चीज़ के लिए आप हमें अप्रिशिएट करते हैं उसी चीज़ के लिए, उसी तरह से हम लोगों की कोशिश है कि 1 बाय 1 एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में या आपकी मेमोरी में क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ पहुंचाया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा
कौन सा कॉन्सेप्ट सेम है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में? ब्राह्मण धर्म जिसे हम हिंदू धर्म या जिसे हम सनातन धर्म कह देते हैं, तो इन सब में एक समान कौन सी एक धारणा है जो एक जैसी है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? बौद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म मतलब जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म है उसमें एक कॉन्सेप्ट सेम है। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता, सी ईश्वर में विश्वास और डी कठोर तप या वैराग्य। तो भैया बौद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म में एक समान एक कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा आंसर है ए कर्मवाद का सिद्धांत। यानी कि सभी इन तीनों धर्मों में किसको श्रेष्ठ माना गया है? तो कर्म को श्रेष्ठ माना गया, यानी कि जीवन जो है वो क्या है? वो कर्म प्रधान बनाया गया है। क्या बताया गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो और चाहे वैदिक धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो या सनातन धर्म हो, तीनों का कॉन्सेप्ट कर्मवाद के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ कर्मवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो एक बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये एक बुक है, एक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस ये एंशिएंट हिस्ट्री में एक बहुत फेमस, एक बहुत प्रसिद्ध बुक है और इसके राइटर हैं ऑप्शन ए विशाख दत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट और डी कल्हण। तो देखिए विशाख दत्त, इसका आंसर है हमारा ए विशाख दत्त। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अब बात आती है फिर बाकी इन लोगों ने क्या लिखा है, तो बाकी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि चाहे बाणभट्ट हो या कौटिल्य हो या कल्हण हो, इन लोगों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सी लिखी है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य। ठीक, इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक, इसके बाद कल्हण ने लिखी है, कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी। कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी। कल्हण की बुक है राजतरंगिणी। ठीक है भैया। इसके बाद आती है बाणभट्ट और बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। बाणभट्ट की लिखी हुई बुक है हर्षचरित। हर्षचरित। ठीक, और हमारा मुद्रा राक्षस के राइटर हैं, मुद्रा राक्षस रॉट बाय विशाख दत्त। क्लियर? तो यहां पर इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कौटिल्य जो थे इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और इन्हें आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? चलिए अब अर्थशास्त्र जो ये बुक है, इस बुक को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर कि अर्थशास्त्र जो है किस टॉपिक पर लिखी गई है। तो भैया अर्थशास्त्र जो है, ये जो बुक है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई है? ये राजनीति पर। इट्स ए पॉलिटिकल साइंस बुक। राजनीति, राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है। ये किसकी बुक है? ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है, नॉट इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस पर लिखी गई है, राजनीति शास्त्र पर। हर्षचरित्र जो है ये हर्ष की बायोग्राफी एक तरह से कह सकते हैं। हर्ष की जो है, हर्ष का जो शासनकाल था हर्षवर्धन, उसके ऊपर लिखी गई है। चलिए इसके बाद राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किससे संबंधित है? राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। राजतरंगिणी में क्या मिलता है? इसका जो टॉपिक है राजतरंगिणी में मिलता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा गया है? तो राजतरंगिणी में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी बुक है, तो वो है राजतरंगिणी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो भैया एंशिएंट एरा में इनमें से एक, प्राचीन भारत में इनमें से एक व्यापारियों का एक कॉरपोरेशन था, व्यापारियों का एक निगम था, यानी कि व्यापारियों का एक ग्रुप था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में इनमें से कौन व्यापारियों का एक निगम था या समूह था या कॉरपोरेशन था या एक समिति थी, आप उसको समझ सकते हैं। तो व्यापारियों का
इसके ऑप्शन है ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज और डी मणिग्राम। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को, व्यापारियों के समूह को, हमारा आंसर है डी मणिग्राम भी कहा जाता था, मणिग्राम कहा जाता था। क्लियर है? तो मणिग्राम क्लियर है। तो व्यापारियों के समूह को प्राचीन भारत में मणिग्राम भी कहा जाता था। दूसरी बात है व्यापारी को, व्यापारी मतलब इंडिविजुअल ट्रेडर जो है, व्यापारी को श्रेष्ठी भी कहा गया है। सार्थवा, व्यापारियों के समूह को कई, जब समय बदला, युग बदला, तो उस दौरान सार्थवा भी कहा गया है। ठीक, तो लेकिन यहां पर क्वेश्चन है व्यापारियों का निगम तो मणिग्राम कहलाता था। चलिए अगले क्वेश्चन। अच्छा, अब एक और चीज, एक और बात है कि भाई ये अष्टदिग्गज क्या था, तो अष्टदिग्गज के बारे में जान लीजिए। अष्टदिग्गज जो थे ये मिडवल फेज में, मध्यकालीन युग में, मिडवल एरा में एक डायनेस्टी हुई है, एक एम्पायर हुआ है, विजयनगर एम्पायर। दक्षिण भारत में, डेक्कन इंडिया में एक एम्पायर हुआ जिसको कहा गया विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर के एक राजा थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। तो इन कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के मोस्ट फेमस जो रूलर हुए हैं, तो इन कृष्णदेव राय के दरबार में, इनके कोर्ट में 8 कवियों का तेलुगु भाषा के, तेलुगु भाषा के 8 कवि, तेलुगु भाषा के 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज क्या थे? विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि थे और उन 8 कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के बाद। लेकिन हमारा ये जो व्यापारियों वाला, जो व्यापारियों के निगम को कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था मणिग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर, तो दाईं से बाईं ओर यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि इस तरह से लिखी जाती थी, यूं, इस तरह से। ठीक, तो ये जो यानी कि जस्ट लाइक उर्दू, इस तरह से लिखी जाती थी। तो इस तरह से लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? तो इस तरह से जो लिपि लिखी जाती थी प्राचीन भारत में, एंशिएंट एरा में, वो कौन सी थी? तो ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा और डी खरोष्ठी। तो हमारा आंसर है डी खरोष्ठी। खरोष्ठी जो भाषा थी, खरोष्ठी जो लिपि थी, इसको लेफ्ट, इसको राइट टू लेफ्ट, यानी कि जैसे आजकल उर्दू लिखी जाती है उसी तरह से इसको लिखते थे। तो ये भाषा थी कौन सी? खरोष्ठी। और जब हम प्राचीन भारत में आगे बढ़ेंगे, जब हम चीज़ों को आगे जानेंगे, तो उसमें खरोष्ठी भाषा में जो एक एंशिएंट एरा में ही, प्राचीन भारत में ही एक डायनेस्टी हुई है जिसको हम कहते हैं मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर में राजा हुए हैं अशोक। तो अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शन जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाए गए हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत मतलब जो आज का अफगानिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, तो अशोक के कुछ अभिलेख, जो अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शन जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर वो खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं। क्लियर? चलिए, तो ये जो राइट टू लेफ्ट लिखे जाने वाली जो लैंग्वेज है, ये है खरोष्ठी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता, जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेट किया था? यानी कि पहला अंग्रेज कौन सा था जिसने भगवद गीता का ट्रांसलेशन पहली बार इंग्लिश में किया था? तो हमारे आंसर हैं ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम और डी जॉन मार्शल। तो हमारा आंसर है बी चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन ने ही पहली बार भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था।
क्लियर है? तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो चार्ल्स विल्किंसन पहला अंग्रेज था जिसने भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला। तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? यानी कि तक्षशिला पूछा गया है। तक्षशिला एक बहुत फेमस जो है नगर था और तक्षशिला एक शहर था एंशिएंट एरा में, और इस तक्षशिला में ही एक बहुत फेमस वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी जिसको कहा गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला बौद्ध विहार। जैसे कि भारत में प्राचीन भारत में एंशिएंट एरा में दो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं। एक हुई है नालंदा बौद्ध विहार या नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा हुआ है तक्षशिला। ये तक्षशिला वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। अब ये हमारा क्वेश्चंस की डिमांड ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई प्राचीन नगर तक्षशिला इनमें से किसके बीच था? यानी कि कुछ नदियां दी गई हैं, उनमें से किन नदियों के बीच था? तो सिंधु, ए ऑप्शन है सिंधु और झेलम, बी झेलम और चेनाब, सी चेनाब व रावी, और डी रावी और व्यास। तो हमारा आंसर है ए। तो हमारा आंसर है ए। तो ये जो प्राचीन शहर था, ये एंशिएंट शहर था तक्षशिला, जो अब वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये सिंधु और झेलम नदियों के दोआब में स्थित था। दोआब, दोआब किसको कहते हैं? दोआब यानी मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स या लैंड बिटवीन टू वाटर्स इज नोन एज दोआब। जैसे गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना, ये यमुना हो गई, ये गंगा हो गई, तो गंगा और यमुना के बीच ये गंगा हो गई, ये यमुना हो गई। इस तरह के जो बीच का जो क्षेत्र है ये क्या हो गया? दोआब। तो ऐसे ही तक्षशिला भी सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, तो ये क्या हो गया? तक्षशिला। ठीक, अब तक्षशिला वर्तमान में कहां पर है? तक्षशिला वर्तमान में है पाकिस्तान में। कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। अब देखिए सिंधु और झेलम नदी की बात आ रही है, तो भैया कौन से दो प्रमुख शहर सिंधु और झेलम नदी पर बसे हुए हैं बताइए? तो देखिए झेलम पर बसा हुआ है श्रीनगर, झेलम पर बसा हुआ है भारत का जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, और सिंधु नदी पर बसा हुआ शहर है पाकिस्तान का कराची। तो कराची किस नदी पर बसा हुआ है? सिंधु नदी पर, और झेलम जो है भारत का श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर का, वो बसा हुआ है झेलम नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा गया है? इतिहास का पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो मुझे लगता है शायद इनमें से किसको कहा गया है बताने की जरूरत है। तो हमारा आंसर है ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, और डी सुकरात। तो हमारा आंसर है ए हेरोडोटस। हेरोडोटस वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्हें हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज। मानव द्वारा सर्वप्रथम, इंसानों के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। पहली बार इंसान ने कौन सा अनाज खाया था? कौन से अनाज का प्रयोग किया था? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या बाजरा? तो हमारा आंसर है बी इंसान द्वारा मानव द्वारा पहली बार जिस अनाज का प्रयोग किया गया था, खाने के लिए जिस अनाज का प्रयोग किया गया था वो था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इंसान द्वारा, मानव द्वारा पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले अनाज थे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए हमने अभी बात की थी ना कि दो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? तो चिकित्सा दर्शन, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान। तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली जो फेमस था इन सब चीज़ों के लिए था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस फॉर बौद्धिज्म फिलॉसफी। नालंदा वॉज मोस्ट फेमस फॉर बौद्धिज्म, फिलॉसफी ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्व प्रसिद्ध था। क्लियर? अब बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था जो वर्तमान का जो हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार में नालंदा। अब नालंदा को
एक मुस्लिम एक इन्वेडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी नामक जो एक इन्वेडर था उसने, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने तोड़ा, वह आग लगा दी। क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान रखिएगा कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था या नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला था बख्तियार खिलजी, और इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग भी लगा दी थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो फेमस थी वो किसके लिए, वो फिलोसफी ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं। एक बुक है स्वप्न वासव दत्ता, एक नाटक लिखा गया है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। और स्वप्न वासव दत्ता के लेखक, इस नाटक के, इस बुक के लेखक कौन हैं? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। तो स्वप्न वासव दत्ता लिखी गई है भास के द्वारा। आंसर है बी, भास। भास एक राइटर हुए हैं, एक कवि हुए हैं, एक साहित्यकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, कवि भी हुए हैं, भास। तो इन्होंने लिखा था स्वप्न वासव दत्ता नाम का एक नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस अंकोर वाट का मंदिर। यहां पर हमारे टाइपिंग वाले भैया अंकोर वाट लिखना, मंदिर लिखना भूल गए हैं, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को माइंड मत कीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं थोड़ी बहुत। चलिए, अंकोर वाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया अंकोर वाट का मंदिर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कहाँ है। तो भैया अंकोर वाट का मंदिर साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पश्चिम जो एशिया, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, जो ईस्ट एशिया है, जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया में है। और पूर्वी एशिया में ये तो हमने बता दिया कि अंकोर वाट का मंदिर पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया में भी कहाँ? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो हमारा आंसर है डी, कंबोडिया। क्लियर भैया? कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अब बात यहां पर यह आती है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवी देवता से संबंधित है, किस देवी देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अब थोड़ा सा इससे आगे जाकर आने लगा है कि अंकोर वाट का मंदिर पहली बात कहाँ है, तो कंबोडिया में। दूसरी बात है किस देवी देवता से संबंधित है, तो ये भगवान विष्णु को, विष्णु देवता को समर्पित है। विष्णु देव का मंदिर है। क्लियर है भैया? विष्णु देव का मंदिर है, या भगवान विष्णु का, या विष्णु देवता, जो भी आप माने। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई विक्रम संवत, आप में से बहुत लोगों ने जो कैलेंडर है वो कभी अगर गौर किया हो, उसको यदि देखा हो, तो हमारे यहाँ बेसिकली दो तरह का कैलेंडर यूज़ होता है। एक हिंदी महीने वाला कैलेंडर, और दूसरा जो ये जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर है। तो हमारे यहाँ जो हिंदी के महीने वाला जो कैलेंडर है, जिसको हम हिंदी महीने, आप लोग बताइएगा, हिंदी महीनों को लेकर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अब हिंदी के महीने कौन से हैं, मेरा मानना है कि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तो एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, तो इस तरह के जो हिंदी महीने हैं। तो उसी हिंदी कैलेंडर में हमारे विक्रम संवत लिखा हुआ होता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई? ए 58 AD से, 58 AD से, बी 78 AD से, सी 57 AD से, डी 73 AD से। तो हमारा आंसर है ए 58 ईस्वी से, 58 AD से। और विक्रम संवत शुरू करने वाले कौन थे राजा?
तो विक्रम संवत शुरू करने वाले जो बेसिकली जो किंग हुए हैं, जो राजा हुए हैं, किसकी शुरुआत, मान लीजिए पूछ सकता है किसने शुरू किया, तो इसको शुरू किया था गुप्तास डायनेस्टी के गुप्त वंश के चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। ठीक, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नाट्य शास्त्र। देखिए क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन आपके लिए आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने जा रहे हैं। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र बेसिकली एक एपिक है, एक ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि और वात्स्यायन। तो हमारा आंसर है सी, भरत मुनि। ठीक, हमारा आंसर है सी, भरत मुनि। और दूसरी बात एक जानिए कि भारत में नाट्य विद्या, जो नाटक वगैरह होते हैं, उन पर जो पहला ग्रंथ लिखा गया भारत में नाट्य शास्त्र पर, या नाटक वगैरह का जो मंचन होता है जिन्हें हम सीरियल या फिक्शन बोल देते हैं, उनका पहला सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत में नाट्य शास्त्र, नाटक विद्या का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे नाटक विद्या का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में नाटक विद्या का जो सीरियल, जिसे हम कहते हैं कि सीरियल आ रहा है, ये है वो, जो टीवी में हम जो नाटक देखते हैं, तो उस तरह के, या जो पहले प्राचीन समय में जो नाटक वगैरह होते थे, तो उस तरह के जो नाटक विद्या का भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे पहले नाटक विद्या पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पहले नाटक विद्या पर जो ग्रंथ लिखा गया वो नाट्य शास्त्र था, और नाट्य शास्त्र लिखा है किसने? भरत मुनि ने। ठीक, तो भारत में नाट्य शास्त्र पर या नाटक विद्या पर लिखा गया सबसे प्राचीन और सबसे पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स? तो भैया इस चीज को ध्यान रखिए, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी ताम्र पत्रों का अध्ययन, डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो भैया ताल पत्रों का अध्ययन नहीं है, ताम्र पत्रों का अध्ययन नहीं है, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन नहीं है। इसका हमारा आंसर है बी। हमारा इसका आंसर है बी। न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाती है? जो प्राचीन सिक्के, जो एंशिएंट जो कॉइन होते हैं, जो प्राचीन सिक्के होते हैं, प्राचीन बहुत पुरानी जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उन पर रिसर्च करने की जो ब्रांच है, उनका जो रिसर्च किया जाता है, उन पर जो लगातार जो शोध किया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि प्राचीन सिक्कों पर और प्राचीन धातुओं पर जो लगातार जो रिसर्च होती है, शोध होता है, अध्ययन होता है, उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। क्लियर? तो हमारी दोनों बातें यहां पर क्लियर होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है, देखिए, शून्य की खोज। तो शून्य की खोज कहाँ हुई, किसने की? तो भैया शून्य किसकी देन है? जीरो किसकी देन है? तो जीरो भारत की देन है। और भारत में किसने दिया? तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? तो भैया आर्यभट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने या समझने की चीज़ नहीं है कि जीरो किसकी देन है। चलिए, और आप लोग मुझे बताइएगा कि इस जीरो के टॉपिक पर भारत के एक बहुत महान एक फिलोसफर हुए हैं, संत तो कहा जाता है, उनको संत भी कहा जाता है, उनको बेसिकली फिलोसफर भी कहा जाता है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने जीरो पर अपना बहुत मोस्ट फेमस स्पीच दी है अमेरिका में। अब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर अपनी एक स्पीच दी थी, और वो स्पीच उन्होंने कब दी थी ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आप लोग कितने आप लोगों में से बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन
निम्न में से कौन विद्याधन का केंद्र नहीं था? तो भैया नहीं था वाली ऑप्शन जरूर याद रखिएगा। तो अभी हमने बात की थी कि देखिए तक्षशिला तो विद्याधन का केंद्र था, तो ये तो नहीं हो सकता। नालंदा ये भी यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला ये भी यूनिवर्सिटी थी, तो ये भी नहीं हो सकता, आगे विक्रमशिला भी यूनिवर्सिटी बन गई थी। कौशाम्बी, तो हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है डी, कौशाम्बी। तो प्राचीन भारत में इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन विद्याधन के, यानी कि कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो कौशाम्बी। कौशाम्बी में कोई स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी, तो ये विद्याधन का केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा हो, इन सब में यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो भारत का सबसे पहले टूर करने वाला विदेशी यात्री, तो पहला विदेशी यात्री जिसने भारत का पहला टूर किया, तो ऑप्शन है ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फाहियान। तो देखिए हम लोग एक चीज तो जान गए कि इनमें से ह्वेनसांग हो, इत्सिंग हो या फाहियान हो, ऑल ऑफ देम आर द चाइनीज टूरिस्ट, ये सभी क्या थे? ये चीनी यात्री थे। लेकिन इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन बचता है कि भारत का पहला, सबसे पहला दौरा करने वाला या टूर करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो हमारा आंसर है बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज भारत आया था, और भारत ये आया था, और भारत के आने के बाद इसने भारत से संबंधित अपनी, भारत यात्रा से संबंधित अपनी एक बुक लिखी है, और ये मौर्यन एम्पायर के दौर में ये भारत आया, और उसके बाद इसने भारत यात्रा पर अपनी एक बुक लिखी है, बहुत फेमस इसकी बुक है। इसने एक बुक लिखी भारत यात्रा पर जिसका नाम है इंडिका। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका रॉट बाय, तो इंडिका रॉट बाय मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका किससे संबंधित है? तो इंडिका की रचना की थी किसने? तो इंडिका रॉट बाय मेगास्थनीज। क्लियर है? और ये इंडिका क्या है? तो इंडिका भारत यात्रा पर लिखी गई उसकी बुक है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, यानी कि फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो कृष्ण फर्स्ट, दंतीदुर्ग, इंद्र सेकंड और नन ऑफ दीज। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी बी, दंतीदुर्ग ने। तो दंतीदुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इसका संस्थापक था कौन? दंतीदुर्ग। तो दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, पहली बात। दूसरी बात है, अब ये राष्ट्रकूट वंश का शासन क्षेत्र क्या था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासन क्षेत्र था, ये राष्ट्रकूट वंश ने जो अपना रूल किया था, तो ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, तो राष्ट्रकूट नर्मदा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में, तो नर्मदा के दक्षिण में इनका शासन क्षेत्र था। तो यानी कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, या तो ऑप्शन में आपको दक्षिण भारत दे सकता है या आपको दे सकता है नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में। तो इनका रूलिंग एरिया था नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र। तो राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया है नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में, या विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में, या कह दीजिए दक्षिण भारत में। और दंतीदुर्ग इस वंश का फाउंडर था, इस वंश का संस्थापक राजा था। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश, द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी। तो सेन डायनेस्टी का, तो सेन वंश की स्थापना किसने की? तो भैया सेन वंश का फाउंडर कौन था? तो सेन वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो आंसर है बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन और डी सूरसेन। तो हमारा ऑप्शन है बी सामंत सेन। तो सामंत सेन वाज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी। तो सेन वंश की स्थापना किसने की? तो ये की सामंत सेन ने। अब बात आती है सेन डायनेस्टी ने इतिहास में कहां पर, हिस्ट्री में कहां पर रूल किया है? तो सेन वंश, तो सेन डायनेस्टी, तो सेन वंश, तो सेन वंश क्या है? तो सेन वंश है बंगाल में। इन्होंने रूल किया कहां पर? बंगाल पर। तो सेन डायनेस्टी का रूलिंग एरिया क्या था? बंगाल। और बेसिकली ये क्या थे? बेसिकली सेन जो डायनेस्टी थी, हिस्ट्री में ये एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है, इतिहास में ये एकमात्र ऐसा वंश है जो ब्राह्मण होने के बाद जिन्होंने क्षत्रियों का काम किया, और यानी कह दीजिए कि जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से ये लोग क्षत्रिय थे। तो इसलिए इतिहास में दे वर नोन एज इन हिस्ट्री
एज ब्रह्मक्षत्र। हिस्ट्री में इन्हें ब्रह्मक्षत्र कहा गया, यानी कि इस वंश के जो राजा थे वो स्वयं को ब्रह्मक्षत्र या ब्रह्मक्षत्रिय इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास में ब्रह्मक्षत्र वंश या ब्रह्मक्षत्रिय वंश किसको कहा गया है, तो सेन डायनेस्टी वर ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रह्मक्षत्रिय। ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रिय का कार्य करने लगे थे या जो क्षत्रिय हो गए थे तो ब्रह्मक्षत्र। तो सेन वंश ने कहां पर शासन किया है, तो सेन वंश का रूलिंग एरिया था ये बंगाल। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कृष्ण फर्स्ट जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था। तो हमारा एक चीज क्लियर होती है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक कृष्ण फर्स्ट नाम का राजा हुआ है। उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया, उसने इनमें से क्या बनवाया, तो उसने इनमें से क्या बनवाया, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं दोनों, और डी एलोरा का शिव मंदिर। तो हमारा आंसर है डी एलोरा का शिव मंदिर। एलोरा का शिव मंदिर याद रखिएगा, बहुत फेमस है एलोरा का शिव टेम्पल। एलोरा का शिव मंदिर बनवाया था किसने, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्ण प्रथम ने। क्लियर है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का शिव मंदिर बनवाया था। और इस शिव मंदिर की विशेषता है कि पूरी के पूरे एक पहाड़ में से ही चट्टान को तराशकर, एक पूरे पहाड़ को तराशकर उसमें ये मंदिर, पहाड़ को काटकर चट्टान को तराशकर जब ये मंदिर बनाया गया है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, हुआ द लास्ट मौर्यन लीडर या लास्ट मौर्यन एम्परर या लास्ट मौर्यन किंग। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अशोक, बृहदत्त, संप्रति और नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है बी बृहदत्त। तो अंतिम मौर्य राजा था बृहदत्त एंड बृहदत्त मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त तो अंतिम राजा था बृहदत्त और इसकी हत्या किसने की, तो भैया इसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग। तो लास्ट मौर्यन लीडर या लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्त मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त और बृहदत्त की हत्या करने वाला उसी का आर्मी जनरल था, उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके किस डायनेस्टी को जो है स्थापना की, तो इसके बाद इसने पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस डायनेस्टी की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो भैया एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा एक बहुत फेमस युद्ध हुआ है दसराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक तरफ थे 10 राजा, एक साथ उनकी जॉइंट आर्मी थी, और दूसरी तरफ आर्यों का एक कबीला था। ठीक, तो उसको कहा गया दसराग्य युद्ध। इसको हिस्ट्री में 10 राजाओं का युद्ध या इसको दसराग्य युद्ध भी कहते हैं। दशराग्य युद्ध। तो दसराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, पहली बात क्लियर। अब बात आती है किस नदी के किनारे हुआ। तो किस नदी के किनारे हुआ, तो आंसर है हमारा बी परुष्णी नदी। परुष्णी नदी। तो दसराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुए, तो ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ। अब बात आती है दसराग्य युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो दसराग्य युद्ध हुआ किस किस के बीच, सुन लीजिए। तो 10 राजा वर्सेस 10 राजा वर्सेस, तो आप समझ जाएंगे ना, 10 राजाओं और आर्यों के त्रत्सु कबीले के बीच। त्रत्सु कबीले के बीच। आर्यों के, यानी कि एक तरफ 10 राजा थे और दूसरी तरफ आर्यों का एक कबीला था जिसको कहा जाता था त्रत्सु कबीला। त्रत्सु कबीला।
और ये युद्ध भारतीय इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको कहा जाता है दशराग्य युद्ध या दस राजाओं का युद्ध। अब किस नदी पर हुआ? एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में एक नदी थी, परुष्णी नदी, और ये युद्ध को, इस परुष्णी नदी को आज हम कहते हैं रावी नदी। इस नदी को वर्तमान में आधुनिक नाम है इसका रावी नदी। क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा प्रयास आपके लिए कितना सार्थक है, कैसा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाणों ने सिक्के चलवाए थे। तो कुषाणों ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने कौन कौन से सिक्के, कौन कौन से कॉइन स्टार्ट किए थे भारत में? तो पहली बात तो ये है कि भैया कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे सभी सिक्के चलवाए थे, ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त सभी, क्या उपयुक्त सभी सिक्के चलवाए थे किसने? कुषाणों ने। सोने के भी, यानी कि गोल्ड भी, सिल्वर भी और कॉपर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी किस वंश की, क्षत्रियों के किस वंश से थी, किस डायनेस्टी से थी? तो गौतम बुद्ध की जो मां थी महामाया देवी, तो महामाया जो थी वो क्षत्रियों की किस डायनेस्टी से थी? तो ए लिच्छवी, बी सोलंकी, सी शाक्य और डी कोलीय। तो गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी थी क्षत्रियों के कोलीय डायनेस्टी से, ठीक, कोलीय वंश, क्षत्रियों के कोलीय वंश से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगली बात आती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डेवलप्ड हुआ है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ये उस समय बंगाल में था, और बंगाल में इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना वो की थी। आंसर है हमारा बी धर्मपाल। और धर्मपाल किस वंश का राजा था? धर्मपाल वाज द किंग ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, पाल वंश बंगाल। तो बंगाल के पाल वंश का राजा था धर्मपाल, और इसी ने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। और इसी के समय जो विक्रमशिला बौद्ध विहार था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, और वो भी एक यूनिवर्सिटी, वो भी एक विश्वविद्यालय बन गया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का कौन सा भाग, इनमें से कौन सा पार्ट या कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो बौद्ध धर्म का कौन सा भाग इनमें से, क्योंकि हम देखिए जैसे पहले एंशिएंट इरा में हिंदुइज्म में अलग अलग ब्रांचेस थी, कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई भागवत था, लेकिन सभी क्या थे? सभी के जो गॉड और गॉडेस थे वो अलग अलग थे। अलग अलग मतलब सब अपनी अलग अलग पूजा करते थे। कोई भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव, कोई शिव को मानने वाले शैव, तो इस तरह से। तो इसी तरह से बौद्धिज्म में भी अलग अलग पार्ट हो गए थे, बौद्धिज्म में भी ब्रांचेस डिवाइड हो गई थी। तो एक थी हीनयान, एक महायान, एक वज्रयान, आगे चलकर कई और डिवाइड हुई। तो अब क्वेश्चन का कहना यह है कि बौद्ध धर्म में इनमें से कौन सा मूर्ति पूजा में विश्वास, कौन सा इनमें से आइडियल वर्शिप में ट्रस्ट या बिलीव नहीं करता था? तो इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का पार्ट आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करता था? तो आंसर है ए हीनयान। ठीक, तो हीनयान जो बौद्धिज्म की जो हीनयान ब्रांच थी, दे वर नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और जबकि मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले कौन थे? तो महायान। महायान जो था ब्रांच, बौद्धिज्म की महायान ब्रांच जो थी आइडल वर्शिप में ट्रस्ट करती थी, और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां वगैरह बनानी शुरू कर दी थी। और कनिष्क जो था, जो कुषाण डायनेस्टी में कनिष्क राजा हुआ है, वो कनिष्क महायान ब्रांचेस ऑफ बौद्धिज्म का ही फॉलोवर था। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? यानी कि बौद्ध धर्म के उपदेश या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस ग्रंथ में हैं? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसमें है? तो हमारा आंसर है सी सुत्त पिटक। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसमें है भैया? सुत्त पिटक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ, महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? यानी कि क्वेश्चन की डिमांड है कि बौद्ध धर्म का जो महायान ब्रांचेस ऑफ बौद्धिज्म थी, तो महायान ब्रांचेस को डेवलप करने वाला या महायान ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा उसको एनकरेज करने वाला इनमें से कौन सा राजा था?
तो अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। देखिए अभी हमने 2 मिनट पहले ही बताया था कि अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो हमारा आंसर है सी, कनिष्क। तो कनिष्क वाज द फॉलोवर ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म। कनिष्क जो है महायान ब्रांच, महायान जो भाग था, महायान शाखा थी बौद्धिज्म की, उसका फॉलोवर था और इसने महायान शाखा को ही, महायान ब्रांचेस ऑफ बौद्धिज्म को ही बढ़ावा दिया था, एनकरेज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ आज हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं और हम इस अपने लेक्चर को आज यहीं पर विराम देते हैं। और हमने जैसा आपको बताया है कि हम अल्टरनेट डेज यानी कि 3 दिन हम आपके सामने एसएसटी का पोर्शन लेकर आएंगे और बाकी 3 दिन हम आपके सामने अपना ईवीएस का पोर्शन आपके सामने लेकर आएंगे। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आज से हमारे यूपी टेट स्पेशल की जीएस की क्लासें शुरू हो गई हैं। ये आज हमारी पहली क्लास थी और लगातार ये सीरीज़, ये जो कार्यक्रम है ये लगातार अनवरत रूप से अभी फ़िलहाल चलता रहेगा। तो अब ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा, कैसा आप लोगों को, और क्या इसमें थोड़ा सा सुधार या करेक्शन और क्या है हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब मैं विपिन पालीवाल इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।